नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिनिस्टर स्टोरीज़ में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 3 सच्ची घटनाएं जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने खुद अनुभव की है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये डरावना सफ़र। और हाँ, अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे अनजान चीज़ों की खोज करने का शौक़ है, चाहे वे कहीं भी ले जाए। हालांकि मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन मेरा जन्म और शुरुआती जीवन आगरा में बीता। ये कहानी मेरे नाना जी ने मुझे सुनाई थी। मेरे नाना जी का देहांत तब हुआ जब मैं सिर्फ 2 या 3 साल का था। ये कहानी हमारे परिवार और आसपास के लोगों में बहुत प्रसिद्ध थी। मैंने ये कहानी पहली बार तब सुनी जब मैं सिर्फ 6 साल का था। मेरे नाना जी एक अनुशासित व्यक्ति थे जो किसी भी मजाक को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते थे। जब यह घटना घटी तो वे लगभग 30 साल के थे, नए नवेले शादीशुदा। उस समय उनकी पत्नी और बच्चे गांव में थे और वे आगरा में अकेले रहा करते थे। उनका काम सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता था और कब ख़त्म होगा ये सिर्फ उनके बॉस पर निर्भर करता था। एक रात हमेशा की तरह वो ऑफिस से 11:30 बजे निकले और बस स्टॉप पर जाकर खड़े हो गए। उस रात दुर्भाग्य से वे आखिरी बस चूक गए। अब उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं था, इसलिए उन्होंने पैदल ही घर जाने का सोचा और चलना शुरू कर दिया, जो लगभग 3.5 से 5 किलोमीटर दूर था। चलते चलते उन्होंने देखा कि उनकी बाईं ओर एक बारात चल रही थी। उत्तर भारत में शादियां अक्सर देर रात तक चलती हैं, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन यह बारात थोड़ी अजीब थी, वहाँ बहुत शोर था। फिर भी वे इसे तब तक नहीं सुन सके जब तक वे उस जगह के करीब नहीं पहुँचे। अजीब बात यह थी कि वे शोर सुन सकते थे, पर ना तो कोई बैंड बाजा दिखाई दे रहा था और ना ही कोई गाड़ी। आगे बढ़ते ही 2 आदमी उनके सामने आ गए। दोनों पारंपरिक भारतीय कपड़े पहने हुए थे और बहुत ही सफ़ेद, कमज़ोर और अजीब दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक ने कहा, "नमस्कार बड़े साहब, कैसे आना हुआ?" मेरे नाना जी ने जवाब दिया, "मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या आप मुझे जानते हैं?" उन्होंने कहा, "नहीं नहीं, हम आपको नहीं जानते, लेकिन मेरे दोस्त की शादी हो रही है और आपको दिल से निमंत्रण देने आए हैं।" नाना जी को उन लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और उन्होंने बहाना बना दिया, देखिए शुक्रिया, लेकिन मुझे देर हो रही है। नवविवाहित जोड़े को मेरी शुभकामनाएं दे दीजिएगा। वे फिर भी उन्हें बारात में शामिल होने के लिए ज़ोर देते रहे। जब नाना जी ने मना कर दिया तो उन्होंने कहा, "कम से कम हमारे साथ भोजन तो कर लीजिए।" अंत में नाना जी ने उन्हें मना करने के बजाय कहा कि वे खाना पैक कर दें ताकि वे इसे बाद में घर जाकर खा सके। वे उन्हें एक कपड़े का बैग देकर बोले, "ये सबसे अच्छा खाना है, इसे ठंडा होने से पहले खा लीजिएगा।" नाना जी जल्दी से वहाँ से निकल गए। कुछ दूरी पर पहुँचने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये बात अजीब थी क्योंकि इतनी बड़ी बारात में कोई ना दिखे ऐसा संभव नहीं था। अगली सुबह उनके दोस्तों ने बैग में क्या था ये जानने के लिए उसे खोला। जब उन्होंने बैग खोला तो वे सब हैरान रह गए। उस बैग में खाना नहीं बल्कि हड्डियाँ थी। वे हड्डियाँ किसी छोटे जानवर या शायद इंसान की थी। उनके दोस्तों ने पूछा, "तुम ये कहाँ से लाए हो?" नाना जी ने जवाब दिया, "रास्ते में एक बारात जा रही थी, वहीं से मिला मुझे ये।" उनके दोस्तों ने कहा, "तुम पागल हो गए हो क्या? वहाँ कोई मैदान नहीं, कब्रिस्तान है। क्या तुम भूतों की शादी में गए थे?" नाना जी मजबूत दिल के थे, लेकिन ये सुनकर वे भी चौंक गए। उन्होंने तय किया कि वे इस रास्ते से फिर कभी नहीं जाएंगे।
इसलिए नाना जी इस घटना को भूतों की शादी कहते हैं। ये कहानी सन 2018 के आसपास की है। मैं सरकारी नौकरी कर रहा था और उस समय भूटान की सीमा के पास एक छोटे से गांव में पोस्टेड था। ऑफिस के समय ढीले थे और मैं आमतौर पर दोपहर 2 बजे के आसपास घर वापस चला जाता था। गांव में बिजली का आना जाना लगा रहता था और उसी समय मैंने गेमिंग का शौक पाल लिया था। इसीलिए मैंने पास के शहर में किराए पर एक घर ले लिया था और बाइक से 35 किलोमीटर की दूरी तय करके ऑफिस जाता था। सड़क अच्छी थी, लेकिन करीब 20 किलोमीटर तक वहाँ कोई घर नहीं था, केवल घने जंगल थे, जब तक कि सड़क नेशनल हाईवे से नहीं मिल जाती थी। तो उस दिन मैं लगभग 3 बजे घर लौट रहा था और आधा रास्ता तय कर चुका था। सड़क आमतौर पर खाली रहती थी और कभी कभार कोई कार पास से गुजर जाती या कोई आदमी अपने पशुओं के साथ दिख जाता था। उस समय मेरी नज़र सड़क के किनारे एक आदिवासी वेशभूषा में एक महिला पर पड़ी। वो महिला लगभग 30 साल की लग रही थी। जब मैंने उसे पार किया तो मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं बाइक रोककर सोचने लगा कि ये क्या हुआ, लेकिन उस वक्त मुझे ये एक रोमांचक अनुभव लग रहा था, और वो भी दिन की रोशनी में। तो डरने के बजाय मैंने जांच करने का फैसला किया। आसपास केवल बांस के पेड़ थे, कोई घर नहीं था, तो ये संभव ही नहीं था कि वह अचानक कहीं चली गई हो। कुछ सेकंड तक देखने के बाद मैंने वहाँ से निकलने का फैसला किया। शाम सामान्य ही रही, गेम खेला और खाना खाया। रात को करीब 1 बजे मैं सोने चला गया, लेकिन सुबह 3 बजे अचानक एक अजीब डर से मैं जाग गया। मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन शरीर हिला नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि ये स्लीप पैरालिसिस है, जो मुझे पहले भी हुआ है। मैं शांत रहा और बस इंतज़ार करने लगा कि ये कब ख़त्म होगा। अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे पीछे से ठंडे हाथों से जकड़ रहा है। शरीर में एक अजीब ठंडक महसूस हो रही थी। अब मुझे डर लगने लगा। पहले कभी मुझे स्लीप पैरालिसिस में ऐसा महसूस नहीं हुआ था। मैंने घबराकर पूछा, कौन है? कौन है वहाँ पे? कौन कर रहा है ये सब? कुछ सेकंड बाद एक मीठी आवाज़ सुनाई दी। तुम मुझे नहीं जानते, मेरे नाम से क्या करोगे? मैं घबरा गया और धीरे से कहा, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैंने डरते हुए पूछा, क्यों क्यों रहोगी तुम मेरे साथ हमेशा? उसने जवाब दिया, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। मुझे पता नहीं लगा कि मेरी कब आंख लग गई। अगले दिन मुझे तेज़ बुखार हो गया और मैंने ऑफिस से छुट्टी लेने का फ़ैसला किया। उस दिन मैं बहुत घबराया हुआ था और मुझे अकेले सोने में डर लग रहा था। मेरे माता पिता राज्य के दूसरे छोर पर थे, इसलिए उनसे मदद मांगना तो संभव नहीं था। अगली रात फिर से वो सब हुआ। मुझे फिर से ठंडे हाथों का एहसास हुआ, लेकिन इस बार मैंने देखा कि मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, और मैं शांत रहा और प्रार्थना करने लगा। वो आवाज़ फिर से आई, तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता क्या? मैंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर से पूछा, तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता है क्या? मेरे पति मुझे नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने मुझे मार डाला। तुम चाहो तो टूरा गांव जाओ और वहां जाके पूछो। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे फिर नहीं पता चला कि इस बार मैं कब सो गया। अगले दिन मैंने फैसला किया कि अब मुझे इस रहस्य का पता लगाना है। ऑफिस पहुंचकर मैंने अपने अटेंडेंट
राम सिंह को पूरी कहानी बताई। राम और मैं उस गांव की तरफ निकल पड़े। वहां जाकर हमने एक चाय की दुकान पर उसके मालिक से बात की। उसने राम को बताया कि कुछ दिन पहले वहां एक लकड़हारे की पत्नी की रहस्यमय तरीके से फांसी पर लटकी हुई लाश मिली थी। स्थानीय प्रशासन ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन लोग कह रहे थे कि दंपत्ति के बीच लगातार झगड़े होते रहते थे और वो एक असंतुष्ट विवाह था। पत्नी को 5 साल तक बच्चा नहीं हुआ। इस वजह से पति बहुत नाराज रहता था। अब मुझे कुछ समझ आ गया था। राम सिंह मुझे एक स्थानीय तांत्रिक के पास लेकर गया। तांत्रिक ने मुझसे पूरी घटना सुनी और कहा, तुम्हें वहां रुकना नहीं चाहिए था। भगवान का शुक्र है कि तुम अभी तक जिंदा हो। उसने मुझे एक पूजा करने को कहा और मुझे कुछ भस्म दी। उसने कहा, इसे अपने घर के दरवाजे और बिस्तर के पास छिड़क दो और 7 दिन तक इसे साफ मत करना। मैंने वैसा ही किया और उसके बाद मुझे उस आत्मा ने कभी परेशान नहीं किया। अंत में एक तार्किक व्यक्ति इसे स्लीप पैरालिसिस और मेरे मन की उपज मान सकता है, लेकिन मेरे कुछ सवालों के जवाब आज भी मुझे नहीं मिले हैं। पहले, स्लीप पैरालिसिस के दौरान इतनी स्पष्ट बातचीत होना थोड़ा अजीब है। दूसरा, 2 रात लगातार स्लीप पैरालिसिस होना मेरे लिए नया था। और तीसरा, सड़क पर वो महिला अचानक कहाँ गायब हो गई, जबकि वहाँ कोई जगह नहीं थी छिपने की। इस अनुभव ने मेरी सोच बदल दी है। अब मैं मानता हूँ दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें शायद कभी भी निश्चित रूप से पता नहीं लगेगा, लेकिन ये चीज़ें कभी कभी अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाएगी। ये घटना 2016 की है, जब मैं 16 साल का था और मुंबई में रहता था। मैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था और देर रात तक कोचिंग क्लासेस चलती थी। एक बार मैं बहुत देर से क्लास से निकला, रात के करीब 10:30 बजे। मेरे घर तक पहुंचने के 2 रास्ते थे। एक लंबा रास्ता जो लगभग 45 मिनट लेता था और दूसरा छोटा लेकिन सुनसान रास्ता। ये रास्ता शाम के बाद वीरान हो जाता था। क्योंकि मैं बहुत थका और भूखा था तो मैंने छोटा रास्ता लेने का फैसला किया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रास्ते पर मुझे एक रेलवे ट्रैक पार करना था और फिर करीब 2 किलोमीटर चलकर घर पहुंचना था। बीच में एक वीरान अस्पताल भी था। उस दिन मौसम अच्छा था और मैं अच्छा महसूस कर रहा था। मैंने अपने ईयरफोन लगा लिए और चलना शुरू कर दिया। सब कुछ सामान्य ही था जब तक कि मैं उस अस्पताल के पास नहीं पहुंचा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, अचानक हवा ठंडी हो गई और मेरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई। यह अजीब था क्योंकि मुंबई में हमेशा उमस रहती है। मैं चलता रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने चलना जारी रखा। तभी मैंने थोड़ी दूर पर एक औरत को देखा जो साड़ी पहने हुई थी और वो मुझे अपनी पड़ोस की आंटी जैसी लगी। मुझे थोड़ी राहत मिली। सोचा अब मुझे सुनसान रास्ते पर अकेले नहीं चलना पड़ेगा। मैंने उनका नाम लेकर उनको पुकारा, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तो मैं उनके पास तेज़ी से बढ़ने लगा, लेकिन मैं जितना तेज़ चलने की कोशिश करता, उनके और मेरे बीच की दूरी उतनी ही बढ़ती जाती। फिर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो औरत उसी गति से चलती रही। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा था। मैंने रुककर गौर किया कि मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ, और तभी वो औरत पलक झपकते ही गायब हो गई। ध्यान रहे कि वो रास्ता कम से कम 1 किलोमीटर तक सीधा था और वहाँ छिपने की कोई जगह नहीं थी। ये सब देखकर मैं बुरी तरह डर गया और बिना रोके दौड़ते हुए अपने घर पहुँच गया। उस रात के बाद
मैं इतना डर गया था कि मुझे हफ्ते भर बुखार रहा। अगले दिन मैंने सब कुछ अपने परिवार वालों को बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि मुझे पढ़ाई से थोड़ा आराम लेना चाहिए। लेकिन इसके बाद अजीब चीज़ होने लगी। मुझे अक्सर ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे बालों को सहला रहा हो। मैं अंधेरे से डरने लगा और मुझे अपने कमरे में अकेले रहते हुए किसी की परछाई दिखने लगी। लेकिन मैंने ये बातें अपने परिवार वालों से छिपाए रखी। एक दिन मेरी छोटी बहन जो मेरे साथ कमरे में रहती थी, अचानक चीखते हुए बाहर भागी। उस वक्त हम सभी हॉल में टीवी देख रहे थे। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि नहाने के बाद जब वो कमरे में गई तो उसने मुझे खिड़की के पास बैठे हुए देखा, जो आमतौर पर मैं पढ़ाई खत्म करने के बाद बैठता था। उसने अलमारी खोली और कुछ ढूंढ रही थी। जब उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने वो चीज़ देखी है या नहीं, तब उसे मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने खिड़की की तरफ देखा और खिड़की पर कोई नहीं था। मैं उस वक्त हॉल में था, सबके साथ टीवी देख रहा था। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने अपने डरावने अनुभव परिवार वालों को बताए। तब जाकर उन्होंने मेरी बातों पर यकीन किया। फिर मुझे एक मंदिर ले जाया गया, जहाँ पर एक पंडित जी ने मुझ पर मंत्र जाप किया और मेरे परिवार वालों को सख्ती से कहा कि मुझे उस घर में अकेला ना छोड़ा जाए और कभी उस रास्ते पर जाने ना दिया जाए। उसने मुझे कारण नहीं बताया, क्योंकि वो सोचता था कि मैं अभी इन सब के लिए बहुत छोटा हूँ। उस दिन के बाद ऐसा फिर कुछ नहीं हुआ और हम उस घर को 3-4 महीने बाद ही छोड़कर किसी और घर रहने चले गए। तो दोस्तों, ये थी कुछ सच्ची कहानियाँ जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें भेजी थी। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं हो जाती है जिनका कोई तर्क नहीं होता, लेकिन वो हमें जीवन भर याद रहती है। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी और भी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल सिनेस्टर स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।